हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी शर्मा। हम लोग उपस्थित हुए हैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो मेंडल के नियमों से संबंधित। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में आपको बताया गया है, यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए, तभी आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडल के नियम। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता शब्द आप जानते हैं, जो लक्षण हमें हमारे माता पिता अर्थात जनकों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। कुछ लक्षण उनसे भिन्न होते हैं जिन्हें हम भिन्नता भी कहते हैं। आनुवंशिकता से संबंधित नियमों को ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया। उनके द्वारा दिए गए मेंडलों को हम मेंडल का नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, मेंडल। मेंडल ने अपने कुछ नियमों को प्रतिपादित किया था। हम मुख्यतः कह सकते हैं कि मेंडल के द्वारा दिए गए प्रमुख नियम मुख्यतः तीन थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। विसंयोजन या पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता, एक संकर संकरण में प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात प्रभाविता का नियम कि जब हम किसी पीढ़ी में संकरण कराएंगे तो हम उसके संकरण के लिए एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी लक्षण लेंगे, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के संकरण से जो पौधा बनेगा उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होंगे, अन्य लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे। जैसे इसमें बताया गया है, ये आपका हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर और ये हो गया आपका रिसेसिव कैरेक्टर। इसमें सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे लिए गए। शुद्ध लंबे पौधे अर्थात कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी। इनका इसके बाद गैमीट्स निकाला गया तो हमको गैमीट्स मिल गया कैपिटल टी और इसके लिए हमको मिल गया स्मॉल टी। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण कराया गया तो हमको प्रथम पीढ़ी अर्थात फर्स्ट फेलाइल जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, जिसका हम संकर लंबे पौधे कहते हैं या पौधे लंबे होते हैं। यदि इनका हम संकरण चाहें तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक तरफ हम ले लेंगे कैपिटल आर और एक तरफ ले लेंगे हम स्मॉल आर, जिससे हमको चारों कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल जाएंगे। यह लक्षण प्रदर्शित करते हैं कि प्रथम पीढ़ी में उपस्थित 100% पौधे लंबे होंगे अर्थात प्रभावी होंगे। नेक्स्ट, विसंयोजन का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण, जैसा नाम से ही हमें लग रहा है, पृथक्करण अर्थात जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित हुए हैं उन लक्षणों का अलग अलग प्रदर्शित हो जाना पृथक्करण का नियम कहलाएगा। मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक जीन युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा युग्मनज निर्माण के कारण पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम में उत्पन्न लक्षण, यदि हमको प्रभावी लक्षण, यदि हमको देखिए, हम जब भी कोई हमें नई जनरेशन उत्पन्न होती है तो हम उससे अनुपात निकालते हैं। यदि हम फिनोटाइप, आप सभी जानते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में, यदि हम फिनोटाइप के अनुपात के बारे में बात करेंगे तो इसमें 3:1 का फिनोटाइप अनुपात होगा और यदि हम इसके जीनोटाइप अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे तो इसका 1:2:1 अनुपात आएगा। यदि हम इसमें देखें, सबसे पहले इसमें लिया गया लंबे पौधे अर्थात कैपिटल टी और बौने पौधे अर्थात स्मॉल टी, यह दोनों समयुग्मनजी थे। समयुग्मनजी अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी था।
जब इनका हमने संकरण कराया तो संकरण के पश्चात हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अर्थात विषम युग्मनजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इनके द्वारा हमने दोबारा इनके गैमेट्स को प्राप्त किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गए। हमने जब इनका संकरण कराया तो हमें कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संकरण के दौरान प्रभावी लक्षण या इनका फिनोटाइप रेशियो 3:1 प्राप्त हुआ, जबकि इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के नियम के अनुसार यह केवल द्विसंकर तथा बहुसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें जब पीले व गोल आकार के बीज वाले मटर के पौधों तथा हरे व झुर्रीदार आकार के बीज वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि पीला व गोल आकार प्रभावी लक्षण है। परंतु जब द्वितीय पीढ़ी F2 में स्वनिषेचन होता है तो जीनों का पृथक्करण होता है तथा पुनः जीनों के संयुग्मन से मुख्यतः 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के अर्थात सबसे पहला पीले व गोलाकार बीजों वाले पौधे, हरे व झुर्रीदार बीजों वाले पौधे, पीले तथा झुर्रीदार बीजों वाले पौधे और लास्ट में हरे तथा गोलाकार बीजों वाले पौधे। अब यदि हम इसमें देखें संकरण कराएं तो हमारे पास गैमीट्स हो गए कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यह प्रभावी लक्षण हो गया। स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर यह अप्रभावी लक्षण हो गया। यह इनकी पेरेंट्स जनरेशन थी या माता पिता के लक्षण थे, जिनको हमने युग्मक निकाले तो हमको कैपिटल वाई कैपिटल आर तथा इसका युग्मक कैपिटल स्मॉल आर प्रदर्शित हुआ। इन दोनों के संकरण से प्रथम पीढ़ी हमको कैपिटल वाई कैपिटल आर तथा स्मॉल आर प्रदर्शित हुई। इनमें स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण कराने के दौरान हमको 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होते हैं। इन गैमीट्स का संकरण कराने पर हमें प्राप्त रेशियो, इनका फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 होता है तथा इनका जीनोटाइप रेशियो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1:2:4:4:4:1:2:1:1 ये इसे हम सामान्यतः यहाँ एक कोड भाषा में 12-24-12-12 करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ मेंडल के नियम ऐसे आए या कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें हम मेंडल के नियमों का अपवाद भी कहते हैं। अर्थात सबसे पहले इसमें आया अपूर्ण प्रभाविता। यह मेंडेलियन अपवाद के अंतर्गत भी जाना जाता है। अपूर्ण प्रभाविता, तो यदि हम मेंडल के नियम के अनुसार प्रभाविता का नियम देखें तो उन्होंने बताया था कि जब हम पहली पीढ़ी में संकरण कराते हैं तो प्राप्त सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, जबकि एक साइंटिस्ट आया कार्ल कॉरेंस, इन्होंने बताया कि संतति जो 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का सा होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। नोट, अपूर्ण प्रभाविता किसी विषम युग्मनजी में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता तो उससे कुछ और प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, अतः दोनों प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। यह संकरण अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम 1903 में कार्ल कॉरेंस ने की थी। यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक गुलाबांस पौधा जिसका साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा होता है। इसमें आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे संकरण के लिए सबसे पहले लक्षण लिए गए कैपिटल आर तथा स्मॉल आर, ये पेरेंट्स के लक्षण थे। इनके गैमेट्स निकाल दिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। जब दोनों का संकरण कराया गया तो हमें कैपिटल आर अर्थात रेड रंग लाल लिया गया था,
लेकिन जब प्रथम जनरेशन हमको प्राप्त हुई तो यहाँ पर सभी पौधे लाल न होने के बजाय पिंक कलर के प्रदर्शित हुए, जिन्हें हम कह देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। किंतु जब इनको हमने दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार किया तो हमने देखा कि कैपिटल आर जीन रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कैपिटल आर स्मॉल आर जीन पिंक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तथा स्मॉल आर जीन वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अतः हम कह सकते हैं कि इनका भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, क्योंकि एक रेड और दूसरा पिंक और थर्ड हमको वाइट कलर के पुष्प प्राप्त हुए, जबकि इनका फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 ही होगा। यदि हम युग्मकों की पृथक्करण के नियम में देखें तो यही इनका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाता था, जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही रहता था। नेक्स्ट, सहप्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस। जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। अर्थात प्रभाविता के नियम को तो यह लक्षण प्रदर्शित करता है, किंतु प्रभाविता के नियम में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते थे, किंतु इस नियम के अंतर्गत प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं तो उसे सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशानुगति अर्थात यदि हम देखें तो इसमें ये आई, यहाँ पर जो आई दिखाया गया है ये हमारे ब्लड के लिए होता है और हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके साथ एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं। सो आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोब्युलिन। कोडोमिनेंट क्रॉस में यदि हम देखें तो यहाँ पर आई ए अर्थात ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के साथ क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पर भी ए और बी के साथ क्रॉस कराया गया है, जिससे हमको ए बी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी प्रदर्शित हुए। अर्थात यहाँ पर भी हमारा रेशियो 1:2:1 का रेशियो आया, जिसमें 25% चांसेज हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए, 50% चांसेज हैं ब्लड ग्रुप ए बी के लिए और 25% चांसेज हैं ब्लड ग्रुप बी के लिए। सो यह कोडोमिनेंट क्रॉस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत डीएनए व आरएनए के विषय में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। डीएनए जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है तथा आरएनए जिसका फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।